आज हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है जो नीट में हमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो देखेंगे। उसके बाद अलजेब्रा है। ये सारे टॉपिक्स हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ उतना ही इसमें पढ़ना जितना हमें नीट में ज़रूरत है। ओके, तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखो, जो फिजिक्स है वो इन बेसिक मैथमेटिक्स के बिना समझना थोड़ा मुश्किल है। अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं हम। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद है होल नंबर का सेट। इसमें अगर जीरो और इंक्लूड कर दें तो फिर होल नंबर का सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास इंटीजर्स। ऊपर वाली सीरीज में अगर हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें, है ना, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आता हुआ और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें मिसिंग है फ्रैक्शनल वाले नंबर। तो फिर हमने उसके बाद क्या करा, नंबर सिस्टम को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरे हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर वो जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर पाए। ठीक है, तो और रियल नंबर को भी हमने दो कैटेगरी दे दी, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। बेसिकली अब ऊपर हम इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम बोलेंगे कि नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरी दे सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी। रियल नंबर वो जो नंबर लाइन के ऊपर हम डिनोट कर पाएंगे, उनको फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रैशनल और इरेशनल। रैशनल जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर पाएँ, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, या ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो ध्यान से समझ लो, जैसे अगर हम बात करें 2/5 की, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा 0.4, तो ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स रुक गया, है ना। और अगर हम 10/3 करें तो आएगा 3.333, ऐसे चलता हुआ। ठीक है, तो ये देखो टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल। ठीक है, इरेशनल कौन से, जो न तो टर्मिनेट होंगे न रिपीट होंगे, जैसे √2, 1.41, ऐसे अलग अलग नंबर बनते जाएंगे, है ना। सेम नंबर रिपीट, ना तो टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा, तो वो इरेशनल नंबर। इमेजनरी नंबर अभी हमको जानने की जरूरत नहीं। इमेजनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, इसमें एक आयोटा होता है। ठीक है ना, आयोटा मीन्स नेगेटिव ऑफ √1, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ जाए तो फिर वो इमेजनरी की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम दो कैटेगरी में है, एक रियल नंबर्स और एक इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को भी हमने दो कैटेगरी दी है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल वो जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा पाएँ, या जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। इरेशनल वो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, ना तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो ये हो गया नंबर सिस्टम की बात। उसके बाद अलजेब्रा में हमें कुछ तीन फॉर्मूले बस ध्यान रखने।
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ए प्लस बी का एक्सपेंशन जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन में तुम्हें कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। जैसे 2D में तुम्हें ध्यान रखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन तुम्हें जो ध्यान रखना होगा ना, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान रखना है ना, बाकी तो और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सेकंड बात, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये लेंथ और ब्रेथ हो गई, तो इसका एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर वगैरह सब होते हैं, तो वो भी ऐसा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है, और नहीं तो अगर पेरीमीटर इनकी चारों साइड का एडिशन होता है, डबल ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे पेरीमीटर निकालना हो ट्राइंगल का, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का हम सम कर देंगे, ए बी और सी। इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल होता है। चारों साइड का लेंथ सेम होगा। इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट शेप है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में देखो दो तो होती हैं पैरेलल साइड और दो होती है नॉन पैरेलल साइड, ऐसे इस तरह की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दो पैरेलल साइड मान लो, ये वाली है तुम्हारे पास ए लेंथ की और ये वाली है सपोज बी लेंथ की, और दोनों पैरेलल साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच का। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, तो ये हो गया ट्रेपेजियम। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट 2D कंस्ट्रक्शंस जिनका हमको एरिया पता होना चाहिए बेसिकली। अब हम बात करते हैं 3D कंस्ट्रक्शन की। 3D कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, सबसे पहले स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर जिसकी रेडियस आर हो, इसका एक तो होता है सरफेस एरिया, वो होता है 4πr², और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³, ये ध्यान रखना। सेकंड, सिलेंडर। सिलेंडर का देखो ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स इन दो सर्कल को छोड़ करके जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये 2πr₏, और टोटल सरफेस एरिया उसमें दोनों सर्कल का भी हम ऐड कर देंगे, तो कर्व में तुम 2πr² और ऐड कर दो, और इसका वॉल्यूम होता है πr²h, है ना। ये बेस का एरिया इंटू हाइट, ये सिलेंडर हो गया। थर्ड है कोन। ये इसकी हाइट हो गई h, ये बेस का रेडियस हो गया r, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा πrl, है ना। r इसका रेडियस है और l इसकी स्लांट लेंथ है, ये वाली, ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का सर्कल का एरिया भी इंक्लूड कर दो, और इसका वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और एक और ले लो तुम क्यूबॉइड। ये इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये इसकी होगी हाइट। जनरली इसका वॉल्यूम ही हमें काम आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। बाकी इसका सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, है ना। अगर इसका सरफेस एरिया देखना हो तो डबल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और एक लास्ट हम और देखते हैं, क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये भी ए मान लेते हैं, ये भी ए सपोज कर लेते हैं, ये भी ए सपोज कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, और सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a², ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेंसुरेशन भी। तो अभी हमने देख लिया, हम नंबर सिस्टम देख चुके, अलजेब्रा हमने देख लिया, मेंसुरेशन। लॉग में, लॉग बेसिकली है क्या वो बता देते हैं तुम्हें। लॉग बेसिकली नंबर सिस्टम को डिनोट करने का एक तरीका है। जैसे हम जानते हैं 2⁻³ = 8 होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये नंबर को रिप्रेजेंट करने की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसे ही लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी। उसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग, बेस यहाँ पर आएगा और नंबर यहाँ पर आएगा, और 2 पर कितनी पावर लगाए वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 2⁻³ = 8 होता है। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। तो नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमको यहाँ पर 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर 1, लॉग ए बेस पर m प्लस लॉग ए बेस पर n इक्वल टू लॉग ए बेस पर m इंटू n होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 5 फॉर्मूले तुम ध्यान रखना। और लॉग ए बेस पर m माइनस लॉग ए बेस पर n इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए बेस पर m डिवाइडेड बाय n, ठीक है। थर्ड बात, लॉग ए बेस पर m⁻n, तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी और बाकी का सारी चीज़ें एज इट इज़। फोर्थ बात, लॉग ए बेस पर a कब बनेगा, जब हम a की पावर 1 लेंगे। नंबर 5, लॉग ए बेस पर 1 तब बनता है जब हम पावर 0 लेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बेस चेंज करने का फॉर्मूला और होता है, वो अपन को डायरेक्ट तो नहीं याद रखना, लेकिन मैं तुम्हें उसका यूज़ बताता हूँ। जैसे सपोज तुम्हारे पास लॉग ए बेस पर बी है और हमें बी की वैल्यू सी बेस पर चाहिए, तो लॉग सी बेस पर बी अपॉन लॉग सी बेस पर ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमको है ना बेस चेंज करने के काम में आता है। जो नेचुरल लॉग होता है वो ई बेस पर होता है, ठीक है। ई क्या चीज़ है, ई इज एन इर्रेशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना। जिसका मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। इसकी वैल्यू होती है 2.718, ऐसे चेंज होती जाती है। ई की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉग होते हैं वो ई बेस पर होते हैं ना, लॉग ई बेस पर, इसको हम एल एन नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे लेकिन हमारे पास लॉग की टेबल 10 में दी हुई होती है। जैसे लॉग ई बेस पर 2 है, तो अगर हमें को इसको 10 बेस पे बदलना है तो 10 बेस पर 2 अपॉन लॉग 10 बेस पर ई। तो हमेशा जब ई से 10 बेस पे बदलना हो तो डिनोमिनेटर तो ये आएगा, तो इसकी वैल्यू हमने याद रख लेनी है 2.303। तो अपन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉग ई बेस पर 2 को 10 बेस पे बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी नंबर को अगर 10 बेस पे बदलना है
तो उसको हमको क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या चीज़ है, ये इसकी वैल्यू है एक्चुअली। ठीक है, तो ये होगी लॉग की बात भी खत्म। अप्रॉक्सीमेशन, हम दो अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे फिजिक्स में, वो बात बताते हैं। देखो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू वन, मतलब नंबर से पीछे चले जाओ जब तक 1 ना आ जाए, तो ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता है। लेकिन अगर इफ़ एक्स इज मच स्मॉलर देन 1, तो जो 1 से छोटे होते हैं उनकी बड़ी पावर और छोटी हो जाती है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट यहीं तक कर सकते हैं। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, इफ़ एक्स इज मच स्मॉलर देन 1 देन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस एन एक्स। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, हमको ये बात ध्यान रखनी है ना, बाकी कोई बात जरूरत नहीं है हमें। दूसरा अप्रोक्सीमेशन हम एंगल का लेंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तब हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेंगे, कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और टेन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा ले लेंगे। बस ये तुम्हें दो अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। देखो एक राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये ए, ये बी और सी, तो इस राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो को हमने नाम दिए हुए हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। और इनके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब तुम्हें एक तो ये याद रखना है, और प्लस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक और चीज़, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमें दो फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं, क्या, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a कॉस ए, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। दूसरा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये दो ध्यान रखने हैं आपको। और प्लस स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू भी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए ना। जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और बाकी के इनके जो 3 रेसिप्रोकल है उनमें वैल्यूज हम उल्टा कर देंगे। साइन 0 इज़ 0, 30 इज़ हाफ, 45 इज़ 1/√2, 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 0। कॉस इसका उल्टा होता है, ठीक है। 0 1, ये √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। और इन दोनों का जो रेशो होता है वो 10 होता है। तो 0/1 इज़ 0 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। बाकी के इसके रेसिप्रोकल ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अगर बड़े एंगल्स की वैल्यू तुम्हें निकालना हो तो उसका तरीका बता देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे सपोज साइन 300 निकालना है तो क्या करो, इस 300 को 90 का मल्टीपल यानी मुझे n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री। अब ये जो n है ये पॉजिटिव या ये इवन या ऑड हो सकता है, यानी 1 3 5 इवन, जैसे 2 4 6। इवन है तो फंक्शन को मत चेंज करना, नो चेंज। अगर ऑड है तब साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम कॉस थीटा से और कॉस थीटा को साइन थीटा से, टेन को कॉट से, कॉट को टेन से, सेक को कॉसेक से और कॉसेक को सेक से, ठीक है। तो अभी मैं तुमको इस एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ये दो एक्स और वाई जो है एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। यहाँ पर सभी टिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। क्यों अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे मैं इस 300 का एग्जांपल बताता हूँ। मैं साइन 300 को दो तरीक़ों से रिजॉल्व कर सकता हूँ, साइन 270 प्लस 30, या फिर मैं इसको लिख सकता था साइन 360 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली मैंने क्या बदला, साइन 3 इंटू 90 प्लस 30, तो ऑड मल्टीपल लिया। ये जो 300 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया और यहाँ पर खाली कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो पहली बात तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, ये ऑड मल्टीपल है। मैंने कहा था ना अगर ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉसेक कर देना, कॉस कर देना, और ये पीछे वाली एक्यूट वैल्यू तुम ले लो 30, तो ये हो जाएगा -√3/2, है ना। और अगर तुम दूसरे तरीके से जाते तो ये एक्चुअली में मैंने क्या किया है, साइन 4 इंटू 90 मैंने इवन मल्टीपल कर लिया -60। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होगा लेकिन इवन मल्टीपल में हमको
फंक्शन को चेंज नहीं करना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, वैल्यू तो सेम आएगी, तुम्हारे तरीके दो अलग अलग थे बस खाली, ठीक है। तो ऐसी बड़ी वैल्यूज़ को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास बात। तो इतना ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद रखना है नीट के हिसाब से। इसके बाद बात आती है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के मैं अभी तुम्हें दो मीनिंग बताऊंगा, उससे पहले एक बात और, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग है, एक फिजिकल और एक ज्योमेट्रिकल। देखो फिजिकली डिफरेंशिएशन इज, इट मेजर्स rate of change of any physical quantity। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने की रेट को मेजर कर सकता है। एंड ज्योमेट्रिकली इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट। तो जैसे सपोज एक्स और वाई के बीच में कोई कर्व ऐसा हो, तो ये किसी टेंजेंट क्या होता है, किसी कर्व को एक पॉइंट पर ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन होती है। और स्लोप, स्लोप हम देखो किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो थीटा एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट होता है। या तो हम स्लोप किसी लाइन का टेन थीटा से ना मेजर करते हैं, या डिफरेंशिएशन से मेजर करते हैं, या फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो तो तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट, वैसे तो तुम्हारे पास देखो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर जैसे 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 डी मीन्स चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, तो जैसे जैसे डी एक्स बदले, एक्स बदले, तो एक्स रेस टू पावर एन के चेंज होने की रेट ये हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 6 करना हो, तो पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 करना है, तो पावर आगे पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। 3, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। 4th, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। 5, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ई बेस पर एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये मोस्टली हमको इन 5 फॉर्मूले से काम चल जाएगा। अब इसमें कुछ तुम्हें रूल्स याद रखने। नंबर 1 कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ रेस टू एफ एक्स, तो सपोज फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देना और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम्हारे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ तो फंक्शन को बाहर करके, मीन्स 4 को बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ x³ 4, और फिर x³ का हो जाता है 3x², पावर आगे पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है 12x², ठीक है। तीसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज तुम्हारे पास दो फंक्शन है
एफ और जी वो प्लस या नेगेटिव से जुड़े हों, तो थर्ड रूल के हिसाब से दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो और बीच में जो भी साइन हो वो यूज कर लेना। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 10 ये होता, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इन सभी फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते और कांस्टेंट को बाहर कर देते। ठीक है, तो ये हो जाता 3x² माइनस 6 इंटू 2x और प्लस 0। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूल है प्रोडक्ट रूल। सपोज तुम्हारे पास दो फंक्शन है एफ और जी और उनका तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स होता, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाता है एक्स क्यूब और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का हो जाता है 3x², है ना, इस तरह से। और रूल नंबर 5 है तुम्हारे पास कोशेंट रूल। इसकी जरूरत फिजिक्स में बहुत रेयरली पड़ेगी तुम्हें। तो सपोज ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है ना, तो इस रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो तुम्हें डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 10x करना हो, ठीक है, तो देखो रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे 10x तो एज इट इज एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 3x² माइनस एक्स क्यूब एज इट इज 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec² डिवाइडेड बाय 10²x। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे पास रूल सारे। एक बस चेन रूल और होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि जब तुम्हारे पास डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले से आउट ऑफ आ जाए, तुम्हारे फॉर्मूले से अलग आ रहा है, तो क्या करो, तब हम एक चेन लगाते हैं। जैसे डी बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स एक चेन लगा देंगे डी टी की। ठीक है, कैसे, वो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे सपोज तुम्हारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू ई रेस टू पावर 10x, ठीक है, या मान लेते इसको साइन एक्स। अब हमें ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो पता ई एक्स हो जाता है, लेकिन ई रेस टू पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमको नहीं पता। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट साइन एक्स बी टी। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू पावर टी। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, हम डी वाई बाय डी एक्स अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स कर देंगे। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी टी। अब y की वो वैल्यू रखो जो t का फंक्शन हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई रेस टू पावर टी इंटू डी बाय डी एक्स। अब t की वैल्यू हमको पता है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम साइन एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाता है ई टी इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा ई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेसिकली हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया इसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक टर्म और होती है डबल डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, ऐसे हो सकते हैं आगे। तो जैसे
देखो ये मैथमेटिकल टूल जो है, ये बेसिक मैथमेटिक्स, इस पे डायरेक्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे नीट में, लेकिन ये अप्लाई होगा सभी जगह पर, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर रहे, इसका एक खाली हम देख रहे हैं कि क्या क्या मेथड इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। एक मिनट, ओके। डबल डिफरेंशिएशन, जैसे सपोज y इक्वल टू दिया हुआ है x रेस टू पावर 4, ठीक है। अब तुम अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आ जाता है 4x³ अब अगर एक बार और डिफरेंशिएट करना हो तो उसको इस साइन से दिखाते हैं हम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब d बाय डी एक्स ऑफ 4x³, तो कांस्टेंट बाहर, x³ का हो जाएगा 3x²। तो ये होता है डबल डिफरेंशिएशन, यानी किसी फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। अब इसकी एक एप्लीकेशन और है, मैक्सिमा मिनिमा। देखो इस फंक्शन को कंसीडर करो, ये है y, ये है x। तुम देखोगे कि इस पर्टिकुलर x पर y बिकम्स मिनिमम, बाकी की सारी वैल्यू y की मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। ऐसे ही एक और फंक्शन कंसीडर करो, इस टाइप का। तुम यहां पाओगे कि इस x पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बाकी सारी वैल्यू y की छोटी है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। एक फंक्शन और कंसीडर करो, अगर मैं ये रेंज देखूं x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में, तो ये है y की मिनिमम वैल्यू और ये है y की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन हम इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो है ना, डिफ्रेंशिएशन, ये वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू और किस पर आएगा वो निकाल सकते हैं हम, है ना। यहाँ पर देखो तो फंक्शन का स्लोप जो है वो जीरो हो जाता है, मतलब dy बाय डी एक्स, जहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, वहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। dy बाय डी एक्स स्लोप बताता है, और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो स्लोप होती है, तो वो जीरो स्लोप होता है। इन सभी जगह पर अगर तुम देखोगे dy बाय डी एक्स बिकम्स जीरो। हम इसी बात का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, ओके। तो उसके कुछ स्टेप्स है तुम्हें जो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो। सेकंड में इस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखो तो तुम्हें x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तुम y को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यानी डबल डिफरेंशिएशन कर दो। फोर्थ स्टेप में इस डबल डिफरेंशिएशन में x की वो वैल्यूज रखो जो सेकंड स्टेप में मिली है तुम्हें ना। तो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो इस डबल डिफरेंशिएशन में x की वो वैल्यू रखने पर वो नेगेटिव बन जाएगा, या वो पॉजिटिव नंबर आएगा। या वो जीरो हो जाएगा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन में सेकंड वैल्यू, सेकंड एक्स की वो वैल्यू रखने पर, जो सेकंड स्टेप में मिली वो रखने पर ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ए। और अगर पॉजिटिव हो जाता तो हम बोलते हैं y इज मिनिमम एट x इक्वल टू ए।
और अगर 0 हो जाता तो हमारा ये टेस्ट तो फेल हो गया। हम इससे मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमको पता लगेगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं? जहाँ पे कर्व अपनी कॉन्केविटी बदलता है, जैसे ये कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाए, तो जिस जगह पर ऐसा बदलता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो तुम्हारा जो ये x इक्वल टू ए है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। मैं जैसे तुम्हें ये स्टेप्स एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे सपोज तुम्हारे पास हो y इक्वल टू, हम कोई इजी फंक्शन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अगर मेरे को पता करना हो कि y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या चीज़ है, मैक्सिमम है या मिनिमम है या दोनों है, तो सबसे पहली स्टेप डिफ्रेंशिएट कर लो। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। 2x प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। फिर सेकेंड स्टेप में हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ। फिर थर्ड स्टेप में हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में ये जो हमको डबल डिफ्रेंशिएशन मिला है, इसमें वो सेकंड वाली वैल्यू रखते हैं जो कि है हमारे पास माइनस हाफ। तो वो रखेंगे। अब क्योंकि इसके साथ तो x ही नहीं है, तो ये तो 2 ही रहेगा, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे y इज मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस हाफ। और y की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x को रिप्लेस कर दो माइनस हाफ। तो y की मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी माइनस हाफ स्क्वायर प्लस माइनस हाफ माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस हाफ माइनस 2। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 माइनस 2 माइनस 8। तो ये हो जाएगा -9/4। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते तो y की मिनिमम वैल्यू मिली है तुम्हें हाफ पर, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस हाफ, और y की मिनिमम वैल्यू है -9/2। मतलब कुछ ऐसा फंक्शन बनता ही हो। माइनस हाफ पर y की वैल्यू आ जाती है -9/4, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमा मिनिमा हम निकाल सकते हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएशन देख लिया। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तुम जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव लेते हो, अगर उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके भी दो मीनिंग है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है और एक जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिजिकली जो इंटीग्रेशन होता है, इट इज सम ऑफ स्मॉल टर्म्स, तो इट डिनोट्स सम ऑफ इनफाइनेटेसिमल स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट। सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली, जैसे मान लो कोई कर्व है एक्स और वाई के बीच में, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया डिनोट करता है। तो इट इज एरिया
अंडर द कर्व। ठीक है, अब यहां पर कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अभी बस डायरेक्ट ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर लिमिट ना देखो तो प्लस सी लगाना, ये इनडेफिनेट टाइप का है। अगर यहाँ पर तुम्हें वैल्यूज दिखती हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये अगर आ जाए तो फिर हम सी का यूज नहीं करते हैं ना। सेकंड है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ, ई एक्स डी एक्स का ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। और फिफ्थ, वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ई बेस पर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें एक और चीज समझा देता हूँ। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे मान लो एक्स रेस टू पावर टू डी एक्स फ्रॉम वन टू टू। देखो लोअर लिमिट है वन, अपर लिमिट है टू। बेसिकली इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर को वन से लेकर टू तक, एक्स की वैल्यू वन से लेकर एक्स की वैल्यू टू तक ऐड कर दो। ठीक है, तो अब जैसे हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर में एक ऐड, पावर को वन से ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट लिखो और यहाँ पर अपर लिमिट लिखो। एक्स को रिप्लेस करो विथ अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर एक्स को रिप्लेस करो विथ लोअर लिमिट। तो टू क्यूब बाय थ्री, फिर माइनस वन क्यूब बाय थ्री, तो हो जाएगा एट बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, तो सेवन बाय थ्री। इस तरह से लिमिट को सॉल्व करते हैं और ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, यहाँ अगर लिमिट नहीं हो तो फिर ये इनडेफिनेट होता है और फिर हम सी का यूज करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसको सीधा लिख देना एक्स प्लस सी। सेकेंड, अगर फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट हो और इंटीग्रेट करना हो तो कांस्टेंट को बाहर लिख देना और यहाँ पर डी एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर लिख देना और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेना। जिससे इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे टू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो हम टू को बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर रूल के हिसाब से पावर में वन ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी लगा दो। ये इनडेफिनेट है क्योंकि लिमिट्स नहीं लिखी हुई है, तो इस तरह से ना कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। नंबर थ्री, अगर सपोज एफ और जी दो फंक्शन हो तुम्हारे पास, प्लस या माइनस से जुड़े हुए, तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे और फिर बीच में जो भी साइन है उसका यूज कर लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स, तो हम रूल के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करते और ई एक्स को अलग इंटीग्रेट करते। ये हो जाता है एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस ई एक्स का ई एक्स होता प्लस सी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक प्रोडक्ट रूल भी होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं, हमको नहीं आएगा तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। मैं तुम्हें ना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ कोई भी टॉपिक, बस सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना हमको नीट में जरूरत है। ठीक, अब बचता है ग्राफ और वेक्टर्स। ठीक, एक मिनट।
ग्राफ देखो, हमको बेसिकली 3 कैटेगरी में हम देख सकते हैं। एक है, 1 मिनट, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन में हमारे पास है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ठीक है, और एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन दोनों में x इंटू वाई जैसी टर्म नहीं आनी चाहिए, तो मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0। लेकिन अगर फंक्शन में जिन दो के बीच में ग्राफ है उसका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब अगर आ जाए प्रोडक्ट तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, तो जैसे x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी जिन दो के बीच में ग्राफ देख रहे हो उनका प्रोडक्ट आ जाए तो डेफिनेटली वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप कुछ ऐसा होता है, और उसको पहचानना आसान है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, कि जिनके बीच में भी ग्राफ बन रहा है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वेशन में। स्ट्रेट लाइन को कैसे पहचानोगे? इसमें जिन दो के बीच में ग्राफ बन रहा है ना, उनकी उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। जैसे अगर सपोज v इक्वल टू यू प्लस 80 इक्वेशन तुम्हें पता है, अगर ग्राफ बनाना पड़े टाइम वर्सेस v, तो तुम सीधा सा बोल दो वो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। क्यों? क्योंकि t और v के बीच में ग्राफ बन रहा है और दोनों की मैक्सिमम पावर इक्वेशन में 1 है। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन हमको देखना पड़ता है, तो तुम पहचानोगे ऐसे कि जिन भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बन रहा है उनकी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इन चारों का नाम कोनिक सेक्शन इसलिए है क्योंकि ये कोन के सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शंस हैं, अलग अलग है ना। जैसे कोन होता है, कोन को अगर तुम सीधा सीधा काट दोगे बेस के पैरेलल, तो जो शेप बनेगा वो सर्कल बनेगा। ठीक है, अगर तुम उसको स्लाइंट काट दो, थोड़ा सा किसी एंगल पे काट दो, तो जो बनेगा वो इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप है। अब अगर तुम उसको ऐसे सीधा हाइट के पैरेलल काट दो ऐसे, तो जो बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। और अगर स्लैंट लेंथ के पैरेलल काट दो तो, ओ सॉरी, ये हाइपरबोला नहीं, ये पैराबोला, और वो हाइपरबोला बनेगा। ये बनेगा पैराबोला और ये बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो बेसिकली ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन है। मैं तुम्हें एक बार कलर से फिर भी समझा दूं। जैसे ये सीधा सीधा बेस के पैरेलल काटा तो सर्कल बना। ठीक है, अगर तुमने बेस के साथ किसी एंगल पे कट किया तो इलिप्स बनेगा। तुमने अगर हाइट के पैरेलल कट किया तो पैराबोला बनेगा, और अगर स्लांट लेंथ के पैरेलल कट किया तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अब इनके इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, देखो, एक मिनट, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हम इनको पहचानना सीखेंगे ना। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, सर्कल का हो जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो, पहचानना इन सबको आसान है।
नंबर 1 बात, इनमें x इंटू वाई नहीं नज़र आना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बन रहा है उन दोनों की मैक्सिमम पावर 2 हो और दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो और बीच में प्लस का साइन हो तो सर्कल बनता है, मतलब ऐसा शेप। ठीक है। अब पैराबोला को कैसे पहचानते हैं? एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 हो तो ऐसा पैराबोला बनता है। हाइपरबोला कब कब बनता है? जब दोनों की मैक्सिमम पावर 2 हो लेकिन बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो इससे हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला को तुम ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है। इलिप्टिकल शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है। तो इलिप्स सर्कल की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, बस सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब जैसे इसके बड़ा लेंथ जो तुम देखोगे वो एक्स के अलॉन्ग है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो तो फिर मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग बनती है, 2a को मेजर एक्सिस बोलते हैं और 2b यहाँ पर हो जाएगा माइनर एक्सिस, और इनके हाफ को बोलेंगे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो a,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-b। ठीक है। तो इस तरह से तुम ग्राफ को पहचान सकते हो। मैं तुम्हें जैसे एक एक एग्जांपल बताऊं। जैसे तुमको मैंने स्ट्रेट लाइन का तो एग्जांपल बता दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। वो डिपेंड करता है किस तरह की स्ट्रेट लाइन, वो हम डिटेल बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको इतने से काम चल जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल। ठीक है। दूसरा, अगर मैं पैराबोला का एग्जांपल देखूं, ये हो गया स्ट्रेट लाइन का। जैसे अगर तुम x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर हम टाइम वर्सेस x का ग्राफ बनाएं तो देखो एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 और एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये पैराबोला बनेगा, क्योंकि हमने ये बोला था ना, पैराबोला में एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 और एक की मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरे तरह का ग्राफ अगर तुम देखो, जैसे v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको ऑसिलेशन में कर्व मिलता है। अब ये देखने से तो मुझको यहाँ किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं दिख रहा। अगर मुझको जैसे ग्राफ बनाना हो बिटवीन y एंड v, तो अभी मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, तो v और वर्सेस y के बीच में जो ग्राफ बनेगा इट विल बी इलिप्स। लेकिन अगर इसमें जैसे अभी हमारे पास आया v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर ओमेगा इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर ये सर्कल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है कि जैसे हमारे पास अब क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। जिन दो के बीच में ग्राफ बन रहा है उन दोनों की मैक्सिमम पावर 2 है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, कहीं पे भी v इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं है और बीच में और दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, तो सर्कल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। ठीक है। तो सर्कल बन जाएगा ये। ठीक। तो अभी हमने देख लिया, इलिप्स का एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। देखो स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल देख लिया, सर्कल का देख लिया, पैराबोला का देख लिया, इलिप्स का देख लिया। अब हाइपरबोला का तो मैं बताता हूँ। 3 4 5। देखो जैसे अगर हम एसी में जाते हैं तो एक हमको इक्वेशन मिलता है z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एल, या फिर वो z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है।
अब अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन ओमेगा एंड जेड तो कैसा बनेगा वो चेक करना हो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसने ना हाइपरबोला की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। उसकी कंडीशन क्या है कि जिन दो के बीच में ग्राफ बना रहे हो मतलब जेड और ओमेगा के बीच में मैक्सिमम पावर 2 और बीच में माइनस साइन आ जाए तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, एक लास्ट बताता हूं, जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वर्सेस वी बनाऊं तो देखो जिन दो के बीच में ग्राफ बन रहा उनका प्रोडक्ट आ गया तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरफ का। ये करो तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो तुम खाली इक्वेशन को देख करके पता लगा सकते हो कि इस जिन दो के बीच में जिन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो वो किस शेप में बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है इसका लास्ट टॉपिक वेक्टर। ठीक है, ग्राफ हमने देख लिए, अब हम वेक्टर की बात करते हैं। तो मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ ना इतना अगर तुम्हें आता है तो तुम फिजिक्स में आराम से स्कोर कर जाओगे।